आप पढ़ें और अमीर बनें, जिसके लेखक हैं वर्कहेज़िस। अध्याय 4। किसी पुस्तक को कैसे पढ़ें। जो उत्साहित व्यक्ति पुस्तक पढ़ना चाहता है और जो थका हारा व्यक्ति पुस्तक से पढ़वाना चाहता है, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। G.K. चेस्टर्टन। यह कितनी अजीब बात है। आप इस पुस्तक में 3 अध्याय पढ़ चुके हैं और इसके बाद भी आप इस अध्याय को आपको यह बताया जा रहा है कि किसी पुस्तक को कैसे पढ़ें। ओहो, यह लेखक तो क्या सोच रहा है। मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो क्या सिलाई बुनाई कर रहा हूँ। शायद मुझे इस अध्याय का शीर्षक यह रखना चाहिए था, किसी पुस्तक की प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने और उसमें बताए गए संदेश को समझने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यह अध्याय आपको यही सिखाया किसी पुस्तक को कैसे पढ़ें, ताकि आपको न सिर्फ जानकारी मिले बल्कि आपको संदेश को पूरी तरह समझ सके। पढ़ना गोल्फ खेलने जैसा है। अध्ययन से मेरा क्या मतलब है, यह समझाने का सबसे अच्छा तरीके का यह है कि मैं अध्ययन में तुलना अपने जीवन के एक और जोश ग्लूफ से करूं। सबसे पहले तो मुझे यह स्वीकार करने की कोई हिचक नहीं होती कि गोल्फ में प्रेम करना आसान है, लेकिन इसमें माहिर करना मुश्किल है। मैं 3 कंट्री क्लब्स का सदस्य हूं, लेकिन यदि आप मुझसे निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले गोल्फ खिलाड़ी के नाम पूछे तो मैं एक हाथ की उंगलियों पर उन्हें गिन सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में एक समानता यही होती है कि उन्होंने बुनियादी चीज़ें सीखने की समझ निकालना और फिर बार बार उन्हीं का अभ्यास किया, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। अभ्यास से पूर्णता नहीं आती है, पूर्णता तो केवल पूर्ण अभ्यास से ही आती है। इसलिए मुझे खिलाड़ी की संख्या हमेशा अच्छे खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा होती है। बुरे खिलाड़ी ने कभी बुनियादी चीज़ें सीखने का समय नहीं निकाला, इसलिए अभ्यास करने से उनकी बुरी आदतें ही बढ़ती हैं। मुझे उन लोगों को देखकर बड़ी हैरानी होती है जो इस बात की डींगे हाँकते हैं कि उन्होंने कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। वे कहते हैं मैं तो फिर अपने आप ही सीखा हूँ। फिर वे खेलने जाते हैं और गेंद को पूरी मैदान में इधर उधर मारते हैं और फिर हर पल अफसोस करते हैं, आज मेरा दिन नहीं है। सच में आज उनका दिन ही है और कल भी नहीं होगा। उनका दिन तब तक नहीं होगा जब तक कि वे बुनियादी चीज़ें नहीं सीख लेते। मेरा तर्क यह है कि 99% गोल्फ खिलाड़ी किसी क्लब प्रोफेशनल से 10 सबक लेकर और सीखे हुई चीज़ों को लगनपूर्ण अभ्यास करके उनके खेल जाने बहुत अच्छा बन सकता है। यदि हर नौसिखियों में इतनी समझदारी हो कि वे पहले प्रभावी ढंग से गोल्फ खेलने सीखने और उन्हें उनका अभ्यास करने और उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? पढ़ने के बारे में भी यही कहा जाता है कि शोध ने बताया चलता है कि जिस पाठकों ने यह सीखने की समझदारी होती है पुस्तक के प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ें, उन्हें ज़्यादा अच्छे परिणाम कैसे मिलें, यानी ये सामग्री भी ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, उसे ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। 3 कदमों का तरीका। पढ़ने का तरीका शुरू से करने से पहले एक उपमा बताना चाहूँगा। इससे लेखक और पाठक की भूमिका ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। मुझे यह उपमा सबसे पहले मार्टिन एलर्ड और चार्ट बेन डोरेट बेस्ट सेलर पुस्तक हाउस टू रीड ए बुक से मिली, जो 1940 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। लेखक को पिक्चर और पाठक को कैचर की तरह माने जाने, हालांकि दोनों की गलतियां बहुत भिन्न थी, लेकिन कैचर का काम भी पिक्चर जितना ही सक्रिय था। जैसे जैसे कैचर ज़्यादा सक्रिय निपुण होता जा रहा था, सभी तरह से पिचिंग को पकड़ने में बेहतर होता जाता है। फास्ट बॉलर्स, कर्वबॉल्स, अप्स, नकल बॉल्स, फाउल बॉल्स, यहाँ तक कि बहुत दूर की पिचिंग भी एलर्ड और बेन डोनेट लिखते हैं। इसी तरह पढ़ने की कला भी यथासंभव हर प्रकार से संप्रेषण को समझाने की योग्यता है। 3 नीचे कदम दिए गए हैं जो कि लिखित संदेशों को कैचर के रूप में आपकी योग्यता बढ़ा देंगे। पक्की गारंटी है। अब जब आप इन कदमों पर अमल करेंगे तो पढ़ेंगे की समझ की गहराई बढ़ेगी और आप अधिक
पाठक बन जाएंगे। ये 3 कदम इस प्रकार हैं। पहला, इस पुस्तक को पूर्व अध्ययन करें। दूसरा, सक्रियता से पढ़ें और नोट्स लें। तीसरा, अपने नोट्स की समीक्षा करें। अगले कुछ पन्नों में हम प्रत्येक कदम की संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। पहला कदम, पुस्तक के पूर्व अध्ययन करें। मुझे एक सवाल पूछने दें। यदि आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो क्या आप सिर्फ चित्रों को देखकर ही बनाया मकान खरीद लेंगे, भले ही वे चित्र आपको कितने ही अच्छे क्यों न लगे? मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं करेंगे। घर खरीदने का अनुभव करने से पहले आप अपने आसपास का इलाका देखना चाहेंगे, घर के भीतर और इर्द गिर्द घूमना चाहेंगे, कमरों का नाप लेना चाहेंगे, अलमारियों में झांकना चाहेंगे, आसपास के स्कूलों की जांच करना चाहेंगे, सबसे नज़दीक शॉपिंग मॉल तक जाना चाहेंगे, पड़ोसियों से बातचीत करना चाहेंगे, मकान की कीमत की तुलना में उसी इलाके के दूसरे मकानों से करना चाहेंगे, यह जांच करना चाहेंगे कि आप वहां से ऑफिस जाने में कितना समय लगता है। इसी तरीके की बातें। दूसरे शब्दों में, यदि आपके चित्र को दिखने का मकान पसंद आता है तो आप इसके बाद देखना चाहेंगे कि क्या मकान बड़ी तस्वीर में किस तरह से फिट होता रहा है। इसलिए यही पुस्तक पढ़ने के बारे में भी लागू होता है। सीधे पढ़ना शुरू से बजाय पहले आपको कुछ मिनट तक पुस्तक की यह तस्वीर देख लेना चाहिए कि इसी को पुस्तक का पूर्व अध्ययन कहा जाता है। यह कुछ नुस्खे दिए गए हैं जो किसी पुस्तक की जानकारी पाने की में पक्की मदद करेंगे। सबसे पहले तो आपको मुख्य पृष्ठ और पीछे की कवर पढ़ लेना चाहिए। पीछे के कवर पर दिए गए सार और अनुसंधानों को पढ़ें, लेखक के जीवन पढ़ें ताकि आपको यह समझ सकें कि उस विषय में कितना गहरा ताल्लुक है। प्रस्तावना के पन्ने खोलकर उस पर नज़र डालें, क्या लेखक ने इस विषय पर दूसरी पुस्तक भी लिखी है? पुस्तक कैसे संपर्क की गई है? कोई विशेष आधार, पूर्व कथन, प्रस्तावना और भूमिका पढ़ें। कई पाठक इन खंडों पर यह सोचकर छोड़ देते हैं कि इन्हें पढ़ना समय की बर्बादी है, लेकिन इनमें कुछ पुस्तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं का मूल्यांकन ज्ञान मिल सकता है। इस पुस्तक कुछ मिनट और विषय वस्तु की सारणी देखें। विषय वस्तु पृष्ठ किसी पुस्तक का नक्शा होता है। इसे पढ़ने से आपको यह पता चल जाता है कि लेखक ने अपने तर्क में किस तरह से पेश किया है। महान अमेरिकी लेखक एर्नेस्ट गेरवे ने इस बार कहा था कि अच्छा लेखक इंजीनियर, डिजाइनर नहीं बल्कि आर्किटेक्चर है। इसलिए पढ़ना शुरू करने से पहले इस पुस्तक के आर्किटेक्चर का विश्लेषण करें। विषय वस्तु की समीक्षा करने के बाद यह अध्ययन शुरुआत में लिखा शीर्षक पढ़ें और फिर शुरुआती पैराग्राफ की यह सरसरी नज़र डालें। यदि अध्ययन में उपशीर्षक या हेड लाइन्स और उसमें पढ़े उन्हें पढ़ लें। इसके बारे में आपको अध्याय में रूपरेखा पता चल जाएगी। पूर्व अध्ययन से बहुत फर्क पड़ सकता है। देखिए, पूर्व अध्ययन से यह पूरी प्रक्रिया आपको थोड़ी अनावश्यक लग सकती है क्योंकि यह पुस्तक पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन पूर्व अध्ययन से लेखक के संदेश को समझने या कि उसे चूकने में बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ एक सच्ची कहानी बताई जा रही है जो बताती है कि पूर्व अध्ययन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भर में मशहूर मनोवैज्ञानिक B.F. सिग्नेचर व्यवहारवाद के अग्रगामी प्रवक्ता थे। मनोविज्ञान में यह मत इस मान्यता पर आधारित है कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक प्रोत्साहन व सुदृष्टिहीनकरण द्वारा की गई समूचे मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। वह सिग्नेचर पर परिचय आयरलैंड के महान नाट्यकार और सामाजिक आलोचक जॉर्ज बर्ट्रैंड शॉक ने करवाया था, जो मनोवैज्ञानिक ने शॉक को इस बात के लिए धन्यवाद किया था कि उनकी पुस्तक पढ़ने से उनका जीवन बदल गया है। ने कहा है कि आपको यह पुस्तक ही मेरे कैरियर को प्रेरित किया है। इसके बाद व्यवहारवाद के पीछे छिपी गहरी सच्चाई का कार्य बना दिया है। स्तंभ शो ने जवाब दिया यह शायद मजाक कर रहे हैं। जो मैं सोचता था वह मेरी पुस्तक में व्यवहारवाद में तर्क को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अब दोनों से बातचीत हुई तो वह जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि सिग्नेचर ने शॉक की पुस्तक से विपरीत संदेश ग्रहण किया था। शॉक ने
व्यवहारवाद के खिलाफ अपने अंतिम तर्क को आखिरी अध्याय के लिए बचाकर रखा था, लेकिन स्किनर ने पुस्तक के पूरी पढ़ी ही नहीं। चूँकि उन्होंने अंतिम अध्याय ही नहीं पढ़ा, इसलिए उन्होंने पुस्तक के मुख्य संदेश का ही गलत व्याख्या कर ली। यदि स्किनर ने पुस्तक को पूर्व अध्ययन किया होता तो उनका ध्यान इस बात पर जाता कि शॉक ने जानबूझकर शुरुआती अध्यायों में व्यवहारवाद के समर्थन में तर्क पेश किए थे ताकि अंतिम अध्याय में उन्होंने धराशायी कर सके, लेकिन अधूरे अध्ययन के कारण स्किनर को ही बिल्कुल ही भिन्न दृष्टिकोण मिला और उन्होंने उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जिसे छोड़ने का लेखक का कोई इरादा ही नहीं था। किसी पुस्तक में पूर्व अध्ययन से आपको लगभग 10 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है, लेकिन इससे आपको यह फ़ायदा होता है कि पुस्तक के बारे में आपकी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा कदम, सक्रिय से पढ़ें। क्या आपने पढ़ने को यह परिभाषा याद है कि पहले आप बताई थी? अध्ययन दृष्टात्मक मार्गदर्शन चिंतन है। दूसरा कदम, सक्रिय से पढ़ें पर बात करते समय परिभाषा ध्यान में रखें। हालांकि सक्रिय अध्ययन और दृष्टात्मक मार्गदर्शन चिंतन दरअसल एक ही है। सक्रिय अध्ययन जानकारी एकत्रित करने और हमारी समझ को बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछने और उन पर उत्तर देने की मानसिक प्रक्रिया से अधिक कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जो पाठक ज़्यादा और बेहतर प्रश्न यानी कि गहरे और जांच पड़ताल वाले प्रश्न करता है, उसे अधिक समृद्ध अध्ययन अनुभव का पुरस्कार मिलता है। दूसरे शब्दों में, हम पाठक के रूप में जितने ज़्यादा सक्रिय हैं, थोड़ा पुरस्कार भी उतना ही बड़ा होता है। मुश्किल प्रश्न पूछें और बहुत से पूछें। पढ़ें और अमीर बनने में लिए हमें अधिक प्रश्न पूछने चाहिए और हमारे प्रश्न अधिक पैने होने चाहिए। शब्दों के बीच में पढ़ें, या यही मतलब है कि जब शब्दों के बीच पढ़ते हैं तो हम लिखी हुई जानकारी को उसी रूप से नहीं लेते, हम ज़्यादा गहराई से देखते हैं, हम ज़्यादा आगे तक सोचते हैं, हम ज़्यादा मुश्किल प्रश्न पूछते हैं, हम सच्चे अर्थ में पहुंचने का कोशिश करते हैं, हम शब्दों की अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते वक्त हम खुद को और संसार की समझ को बढ़ा लेते हैं। जानकारी के लिए सही तौर पर पढ़ने की समझ के लिए सक्रियता को पढ़ने के लिए फ़र्क होता है। इस अंतर को ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए आइए लुईस कैरोल की एलिस's एडवेंचर इन वंडरलैंड पर एक नज़र डालें। अब इस पुस्तक पढ़ते तो ज़्यादातर मनोरंजन के लिए जाते हैं और कथानुसार और पुस्तक में अजीब पात्र आश्चर्यजनक और आनंददायक लगते हैं, लेकिन कैरोल की इस बाल कहानी को ज़्यादा गहरे स्तर पर भी पढ़ा जा सकता है। इस वजह से यह बाइबल और शेक्सपियर के लेखक के बाद अंग्रेजी भाषा की तीसरी सबसे बड़ी उद्धृत होने वाली पुस्तक है। जब वयस्क लोग समझ के लिए एलिस's एडवेंचर इन वंडरलैंड पढ़ते हैं, अर्थ की कई परतों वाले एक महत्वपूर्ण सक्रियता ग्रंथ मिलता है। फ्रांसीसी बेकन ने लिखा है कि कुछ पुस्तक स्वाद लेने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चुनिंदा पुस्तकें चूसने, चबाने तथा पचाने के लिए होती हैं। जब हम इन्हें समझने के लिए पढ़ते हैं तो हम लिखी हुई बातों को चूसते हैं और चबाते और पचाते हैं। नोट्स लें। पढ़ते समय प्रश्न पूछना और उन पर उत्तर देकर उन पर बुनियादी तरीका जिसे पाठक किसी पुस्तक को अपनी बना सकते हैं। यह पुस्तक का मालिकाना हक की अवधारणा तो शब्दांशय मानवता है, यानी कि लाइब्रेरी में उधार लेने की बजाय पुस्तक खरीदना ज़्यादा पसंद करता हूँ। पढ़ते समय हाइलाइटर्स और पेन मेरे पास रहते हैं। मैं पढ़ते पढ़ते कुछ अंशों को निशान लगाता हूँ और मार्जिन्स में नोट्स लिखता हूँ। इतने विषयों में मैंने पढ़ते समय नोट्स लेने का भी है अपना एक खास तरीका इजाद कर लिखा है।
इतने वर्षों में मैंने पढ़ते समय नोट्स लेने का अपना पहला एक खास तरीका इजाद कर लिखा है। मैं प्रमुख अवधारणाओं पर या तो गोला लगा लेता हूँ या अंडरलाइन कर लेता हूँ। प्रमुख अंशों के पास बड़े स्टार लगा लेता हूँ। मैं उन उदाहरणों को हाइलाइटर करता हूँ जिनका इस्तेमाल मैं अपने भावी पुस्तकों और भाषणों में कर सकता हूँ। इसके अलावा भावी संदर्भ में लिए कुछ पीछे इन साइड कवर पर प्रमुख विषयों पर पेज नंबर लिखता हूँ। जब तक खरीदी हुई पुस्तकें में नोट्स लिखें तो अपने एक अलग तरीका खोज लें। नोट्स लेने से न सिर्फ आपकी सामग्री की आत्मसात करने की मदद मिलेगी बल्कि भविष्य में प्रमुख अंशों को खोजना भी एक बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा कदम, अपने नोट्स की समीक्षा करें। समझ को बढ़ाने वाले पायदानों के अध्ययन तंत्र की आखिरी अवस्था है समीक्षा। जब तक कोई पुस्तक पूरी कर ले तो खुद को बधाई दें, आपने पूरा कर लिया है, फिर उसे रख दें। एकाध सप्ताह में एक पुस्तक दोबारा उठाएं और फिर 10 मिनट तक समीक्षा रूप से पढ़ें। नोट्स लेने में फ़ायदा इस समय समझ में आता है। पुस्तक पलटते समय अपने नोट्स और हाइलाइटर दिए गए अंश दोबारा पढ़ें। उन्हें लिखे प्रश्नों और टिप्पणियों के बारे में कुछ पल सोचें। जब आप समीक्षा करेंगे तो आपको इस बात की हैरानी होगी कि यह सामग्री कितनी ताज़ा और नई दिखती है, भले ही कुछ दिनों पहले ही यह पुस्तक पूरी की हो। आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि आपकी टिप्पणी सुविचारित थी और ज़्यादातर महत्वपूर्ण विषय आंकड़ों और तथा तर्कों को रेखांकित करने का अच्छा काम दिया है। एक छोटी लड़की जो तरबूज के मज़ेदार चुटकुले से आपको समीक्षा का महत्व ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक छोटी लड़की एक दिन एक खेत गई। उसने किसान के कहा कि एक बड़ा सा तरबूजा खरीदना चाहती है। किसान ने कहा, तुम जिस बड़े तरबूजे पर हाथ रखा है वह $3 का है। छोटी लड़की बोली, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 30 सेंट हैं। किसान ने जवाब दिया, 3 सेंट में तो कोई छोटा सा तरबूजा भी ही आ पाएगा, वह बाला कैसे रहेगा। किसान ने खेत में लगे एक छोटे तरबूज की तरफ इशारा किया। छोटी लड़की मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं उसे ही ले लेती हूँ। यह रहे आपके 30 सेंट, लेकिन यह तरबूजा भी अभी बेल में पर ही रहने दें, मैं 1 महीने बाद आकर इसे ले जाऊंगी। लड़की बहुत चतुर थी है, लेकिन मैं जानती थी कि धैर्य से यह उसका फायदा होगा। यह जानती थी कि 1 महीने इंतजार करने पर उसे छोटे हरे तरबूजे की कीमत में एक बड़ा और पका हुआ तरबूजा मिल जाएगा। अभी पढ़ो, बाद में फसल काटो। छोटी लड़की की तरह हमें भी बड़ा पुरस्कार मिल सकता है जब हम पुस्तक को पहली बार पढ़ने में कई सप्ताह बाद, यहाँ तक कि महीनों और सालों के बाद समीक्षा करते हैं। समीक्षा करते वक्त हमें यह पुस्तक हैरानी होगी कि यह हमारी कितनी सारी बातें भूल चुके हैं, लेकिन रेखांकित खंड पर पढ़ने से सारा ज्ञान और समझ बाढ़ की तरह आपके दिमाग में पहले चले जाएंगे और आपको यह याद दिलाएगा कि समीक्षा का इंतजार करना फ़ायदे का सौदा है। यह पुस्तक भी समीक्षा करने से आप भी ज़्यादा आ जाएगी कि आपने पढ़ने से पहले जो समय और प्रयास लगाया था, बदले भी आपको यह बड़ा फ़ायदा हुआ है। शेयर बाजार की तरह जो कई बार हम उस लाभ को बहुत ज़्यादा तक वर्षों तक भी नहीं पहचान पाते, लेकिन पढ़ने से बहुत लाभ होने वाला बड़ा और बहुत वास्तविक होता है, जैसे आप अगले अध्याय में पता चलेगा, जिसका शीर्षक है पाठक और अमीर बनाम गैर पाठक और गरीब। अध्याय 5, पाठक और अमीर बनाम गैर पाठक और गरीब। अध्ययन संग्रहशील और जातीयता क्रमानुसार आगे बढ़ता है। हर नया अध्ययन पाठक के पुराने अध्ययन की नींव पर निर्माण करता है। अक्सर 2 लड़कों की कहानी सुनाता हूँ। वे जंगल में कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने एक विशाल भालू को गुजरते हुए अपनी ओर आते देखा। लड़के विपरीत दिशा में पूरी तेजी से दौड़ने लगे। अचानक एक लड़का रुका और अपनी पीठ पर थैले से टेनिस जूते निकाले और उन्हें पहनकर फटाफट उनके लेंस बांधने लगा। उन्हें दोस्त चिल्लाया, तुम यह क्या कर रहे हो? इन टेनिस के जूतों की मदद नहीं मिलेगी, तुम भालू से ज़्यादा तेज़ नहीं।
भाग सकते, मुझे भालू से तेज भागने की जरूरत नहीं है, दूसरे लड़के ने लाते हुए कहा जब वह अपने टेनिस के जूते तेजी से भागा। मुझे तो केवल तुझसे तेज भागने की जरूरत है। अमीर और गरीब की नीति कथा। यह कहानी अमीर और गरीब के बीच में दोनों वाली दौड़ की नीति कथा है। सूचना युग में गति पकड़ने के साथ साथ यह लगातार अधिक प्रगति होती जा रही है। पीछा करने वाले गुज्जर हुए भालू की बढ़ती प्रतिस्पर्धा माने और दोनों लड़कों की सूचना युग में कर्मचारी टेनिस के जूतों को मेरी भाषा में पढ़ने का छोटा सा निवेश है। यह तो छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लाभ है जो बचाव और तबाही के बीच में अंतर साबित हो सकता है। टेनिस जूतों वाला लड़का यानी पाठक न केवल सूचना युग में जीवित बच जाएगा बल्कि प्रगति भी करेगा क्योंकि उसने आगे आने वाली चुनौती के लिए खुद को तैयार कर लिया। पाठक आगे चलकर अमीर बन जाएगा। बहरहाल जिस लड़के के पास टेनिस जूते नहीं थे वह तीव्र गति से दौड़ने वाले सूचना युग का शिकार बन जाएगा। जो नहीं पढ़ेगा वह गरीब की श्रेणी में पहुंच जाएगा। आमदनी की बढ़ती हुई खाई। अमीरों और गरीबों के बीच में खाई वास्तविक है और दिनों दिन चौड़ी होती जा रही है। 20 साल पहले तक हम आम कर्मचारी एक वर्ष में जितना कमाता था उतना कमाने में सीईओ की एक सप्ताह लगता था। आज वही सीईओ आज कर्मचारी की वार्षिक आमदनी को एक दिन में ही कमा लेता है। मित्रों, यह तनख्वाह की खाई नहीं है, यह तो तनख्वाह की बड़ी चौड़ी खाई है और नौकरी के सभी स्तंभों को देखने में आ रही है। आइए 1995 में अमेरिकी सेंसस ब्यूरो सर्वे में औसत आमदनी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। शिक्षा स्तर और औसत वार्षिक आमदनी। हाई स्कूल पूरा नहीं किया $11,000, हाई स्कूल उत्तीर्ण $17,000, कॉलेज का स्नातक $32,000, स्नातकोत्तर उपाधि $41,000, वकील और डॉक्टर $46,000। चार्ट में आपको क्या समझ आता है? देखिए, ये आंकड़े हमें निश्चित रूप से बताते हैं कि शिक्षा में निवेश से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन मेरी ज़्यादा दिलचस्पी तो उस बात में है जो चार्ट में हमें नहीं बताया। आइए मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ। दाईं ओर से आंकड़े दोबारा देखें, वे औसत वार्षिक आमदनी बता रहे हैं, वे पत्थर से खिंचती हुई लकीर नहीं। और के आंकड़े दोबारा देखें, औसत वार्षिक आमदनी बता रहे हैं, ये पत्थर पर खिंची हुई लकीर नहीं है। कॉलेज से निकला हर स्नातक एक वर्ष में $32,000 नहीं कमाता। मैं कॉलेज में कई स्नातकों को जानता हूँ जो न्यूनतम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और मैं हाई स्कूल के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों को भी जानता हूँ जो आम प्रोफेशनल से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ऐसा क्यों है? कुछ लोग औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हैं जबकि दूसरे बदतर। देखिए, मैं दावा करता हूँ कि जो कर्मचारी पढ़ने का लाभ उठाते हैं वे लगभग हमेशा गौर पाठकों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि नई अवस्था में सर्वश्रेष्ठ लाभ और अपनी पुरानी प्रौद्योगिकी पढ़ने से ही मिलती है। मेरा आश्चर्य केवल आमदनी के लाभ से ही नहीं है, पढ़ने से आपको बहुत से क्षेत्रों में समृद्ध बनने का लाभ मिलता है, जैसे संबंध, संतुष्ट कैरियर में प्रगति आदि। यह चार्ट बेन फ्रैंकलिन के समझदारी भरे कथन का प्रमाण है। ज्ञान में निवेश करने से सबसे अच्छा ब्याज मिलता है। जब फ्रैंकलिन ने यह बात कही थी तब अमेरिकी कृषि युग में था। वह इतिहास का ऐसा काल था जब अमेरिका में 90% लोग खेतों में रहते थे और काम करते थे। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं। यह इतिहास ऐसा काल है जहां 2% से भी कम आबादी खेतों में काम करती है। फ्रैंकलिन के जीवन काल में के मुकाबले आज ज्ञान 1000 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है और पढ़ना अब भी ज्ञान हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है जिसे युग सूचना की लहरों में डूबने की वजह शिखर तक पहुंच सके। 80.20 का नियम पढ़ने पर भी लागू होगा। हम सभी ने 80% के नियम के बारे में सुना है। किसी के भी पेशे में 20% कर्मचारी 80% काम करते हैं। यह बताया जा रहा है कि 80% का नियम 20 वयस्क अमेरिकियों पर भी किसी तरह लागू होता है। 20% निरक्षर हैं और बहुत कम पढ़ पाते हैं, वे शायद ही कभी पढ़ते हैं। 60% सामान्य ढंग से पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने का विकल्प नहीं चुनते हैं। 20% अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और प्राय पढ़ते हैं।
हम 80/20 का नियम अपनी बातचीत पर उन 20% लोगों से शुरुआत करते हैं जो निरक्षर हैं और शायद कभी पढ़ते हैं। आपको इस अध्याय की शुरुआती नीति कथा की सटीकता जल्दी ही दिख जाएगी, क्योंकि गैर पाठकों तथा गरीबी में जबरदस्त आपसी संबंध हैं और गैर पाठकों की भविष्य बहुत अधिक सुखद नहीं है। निरक्षरता दल में दौड़ना। बहुत समय नहीं बीता है जब निरक्षर लोग स्वयं और अपने परिवार के लिए अच्छी आजीविका कमा सकते थे। फोर्ड, कैटरपिलर और गुडईयर में असेंबली लाइन कर्मचारी नीरस काम करके 4 सदस्यों के परिवार को अच्छी जीवन शैली प्रदान कर सकते थे। वे घर और सामान्य कार भी खरीद लेते थे। कुछ समय में अपने बच्चों को कॉलेज में भेजने में भी कामयाब हो जाते थे। लेकिन औद्योगिक युग में जैसे जैसे सूचना युग में बदल रहा है, फैक्ट्री में मजदूरी का काम कम होता जा रहा है। आज जिन लोगों के पास योग्यता और ज्ञान की कमी है, उन लोगों के काम धंधे की संभावनाएं भी कम हो चुकी हैं और ये लगातार कम होती जा रही हैं। फलस्वरूप बहुत से लोग क्रोधित और कुंठित हैं। ये चाहे लोग कितनी बड़ी कड़ी मेहनत लगे, लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं। उस पर बम्पर के स्टिकर पर लिखी गई यह उस वाक्य की तरह है जिसे मैंने कुछ समय पहले ही देखा था, जिसमें लिखा था, मैं जितना ज़्यादा तेज दौड़ता हूँ उतना ही पीछे हो जाता हूँ। कमज़ोर पाठकों को भी ऐसा लगेगा जैसे मैं दलदल में दौड़ने की कोशिश कर रहे हों। जितना ज़्यादा संघर्ष करते हैं, क्रोध और कुंठा में उतनी ही गहराई से धंस जाते हैं। संसार से क्रोधित बहुत सारे लोग अपने सपनों की जीवन शैली सिर्फ इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि वे पढ़ नहीं सकते। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लिटरेसी के अनुसार 20% से अधिक वयस्क यानी 16 साल से ज़्यादा उम्र के 4 करोड़ अमेरिकी 5वें ग्रेड या इससे भी कम स्तर पर पढ़ते हैं। जिसके अलावा साक्षरता के अल्प स्तर वाले 43% लोग गरीबी में जीते हैं। सामाजिक कल्याण राशि पाने वाले 17 से 21 साल के उम्र वाले लोग 6ठे ग्रेड में स्तर पर ही पढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है उन्हें कैसा महसूस होगा? उनकी स्थिति में आप कैसा महसूस करेंगे? मैं जानता हूँ मैं क्रोधित हो जाऊँगा, सचमुच क्रोधित। हमारे जेलें कमज़ोर पाठकों और निरक्षकों से भरी हुई है जिन्होंने संसार के प्रति क्रोध में गलत तरीके से बाहर निकाला। उन्होंने मादक द्रव्यों का सेवन के द्वारा खुद को चोट पहुंचाकर या इससे बुरी बात चोरों या हिंसक कार्यों द्वारा दूसरों के चोट पहुंचाकर या क्रोध से बाहर आकर निकलने वाले विकल्प चुना है। यहाँ कटेक्शंस एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा जारी हुए कुछ आंकड़े बताए जा रहे हैं जिनमें मेरी बात साबित होती है। केवल 51% कैदियों ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, जबकि सामान्य जनसंख्या में यह आंकड़ा 75% है। 70% कैदी न्यूनतम साक्षरता से सबसे निचले 2 स्तरों पर थे। इलिनॉय के एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला और जिन कैदियों ने शिक्षा आंकड़े ग्रेड और या इससे कम स्तर की थी, उनमें 62% को जेल से छूटने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। इन आंकड़ों को देखकर मुझे बुद्धिमानी भरी एक कहावत याद आ जाती है, अगर हथौड़ा ही आपको एकमात्र औजार है तो आप हर समस्या कील जैसी नज़र आती है। जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके पास पाठकों के मुकाबले कम औजार होते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके जीवन में हथौड़ा मारकर आगे निकलने की ज़्यादा संभावना होती है। दुखद बात यह है कि ऐसे अमेरिकियों की संख्या नगण्य नहीं है। द नेशनल सेंटर फॉर फैमिली लिटरेसी का अनुमान है कि हाई स्कूल उत्तीर्ण करने वाले 10% व्यक्तियों में से एक लिखने पढ़ने में इतना कमज़ोर होता है कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र तक नहीं भर सकता। अच्छी खबर यह है कि वयस्क बेहतर पाठक बनना चाहते हैं, उनके दर्जनों कार्यक्रम मौजूद हैं। नेशनल सेंटर के कार्यक्रम पढ़ने में 60,000 परिवारों की मदद कर रहे हैं और इसकी बदौलत चमत्कार हो रहे हैं। अध्ययनों से यह पता चलता है कि जो परिवार केंद्र से कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर लेते हैं उनमें सरकारी सहायता की आवश्यकता 50% कम हो जाती है। पढ़ तो सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अब हम सबसे बड़े हिस्से की देखते हैं कि 60% लोग तो पढ़ तो सकते हैं लेकिन पढ़ने का विकल्प नहीं चुनते हैं। वे लोग हैं जिनके पास स्वयं सुधार का सबसे बड़ा
औजार मौजूद है, लेकिन यह इस पर वह उस कारण से वे इसका इस्तेमाल करने का चुनाव नहीं करते हैं। यह भव्य आंकड़ा देखें, हाई स्कूल के पास करने के वाले 37% से अधिक लोग इसके बाद एक भी पुस्तक उठाकर नहीं पढ़ते हैं। ये लोग अपने समय को करते क्या हैं? ये कहानी 2 अक्षरों में बताई जा सकती है, टीवी। जॉन रॉबिन्सन या और जॉफरी गॉडबी ने कुछ समय पहले एक पुस्तक टाइम फॉर लाइफ लिखी, जिसमें बताया गया है कि आप अमेरिकी के पास हर सप्ताह 37 घंटे खाली रहता है, जो 30 साल पहले की तुलना में 5 घंटे ज़्यादा है। तो वे इस प्रकार खर्च करने का क्लब चुनते हैं, ज़्यादा टीवी देखकर। टीवी आजकल औसतन अमेरिकी के 40% खाली समय को खो जाता है। लेखक लिखते हैं, टीवी स्पष्ट रूप से खाली समय का 800 पाउंड का गुरिल्ला है। ऐसे लोग जो भी मिले हैं उन्होंने कहा है कि उनके पास जरा भी खाली समय नहीं है, क्योंकि वे टीवी देख रहे हैं। आश्चर्यजनक, कुछ लोग टीवी देखने को विकल्प के बजाय आवश्यकता मान बैठते हैं। यूएस सेंसस ब्यूरो के मुताबिक 1957 में आम व्यक्ति ने 1595 घंटे टीवी देखा, यानी हर दिन लगभग 4.4 घंटे। लोग अपने दिन का खाली समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा यह है। 4.4 घंटे टीवी देखने में, 2.5 घंटे इंटरनेट पर, 45 मिनट रिकॉर्डिंग संगीत सुनने में, 27 मिनट अखबार पढ़ने में, 17 मिनट पुस्तक पढ़ने में, 14 मिनट पत्रिकाएं पढ़ने में। दूसरे शब्दों में, आज अमेरिकी हर दिन 4 घंटे से ज़्यादा समय तक टीवी देख रहा है और पढ़ने के लिए 1 घंटे से भी कम समय दे रहा है। यदि इस आंकड़ों को उलट दिया जाए तो क्या होगा? मुझे लगता है कि पढ़ें और अमीर बने ही होगा। टीवी देखना न छोड़ें। कृपया मेरी बात पर सही अर्थ समझें। मैं टीवी देखना छोड़ने की नहीं कह रहा हूँ। देखिए, हमारे घर में 3 टीवी सेट है और उनमें से एक तो विशाल स्क्रीन वाला है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि टीवी दिनों दिन बेहतर होता जा रहा है। आज हमारे पास सैकड़ों चैनल्स हैं, जिनमें से अपना मनपसंद चैनल चुन सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल जैसे बहुत से शैक्षणिक चैनल भी हैं, जिनमें हम देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फालतू और बकवास कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे बुरी बात क्या है? कई लोग तो हिंसक और सेक्स संबंधी भड़कीले कार्यक्रम देखते वे वक्त जाया कर रहे हैं। बहुत से अमेरिकी उस छोटे से बच्चे की तरह हैं, जिनमें से एक बार अपने जन्मदिन पर पूरा केक खाने की कोशिश की थी। यानी वे अनुशासित रहने का विकल्प चुनने की बजाय टीवी पर आने वाले हर चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम ऑफ लाइफ के लेखक इस स्थिति का सार इस तरह बताते हैं, खाली समय की समझदारी में उपयोग करने के लिए समर्पण, कल्पनाशीलता, विचार और अनुशासन की ज़रूरत होती है। समर्पण, कल्पनाशीलता, विचार और अनुशासन। मुझे लगता है कि पढ़ते समय हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। बहुत ज़्यादा निरर्थक टीवी देखने की बजाय इस बात पर एक राइट प्लान का चुटकुला याद आता है। आप जो चाहें खाएं, जब चाहें खाएं और जितना चाहें उतना खाएं। आप डाइट प्लान में आपका वजन तो कम नहीं होगा, लेकिन इस पर अमल करना बहुत आसान है। हमारे खाली समय के बारे में कहा जाता है, हम अपने गैर कामकाजी घंटों को अनुत्पादक गतिविधियों से भर लेते हैं और इस डाइट प्लान का अमल करना निश्चय रूप से आसान है, लेकिन इससे भी हमें पाने की कोई मदद नहीं मिलती जब हम जीवन में सचमुच चाहते हैं, है ना? मियामी डॉल्फिन्स के द हॉल ऑफ फेम कोच डॉन शुक्ला और अपने खिलाड़ी से कहते थे कि वे तो बेहतर बन रहे हैं और बेहतर बीच में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शुक्ला अपने खिलाड़ी को प्रेरित करते थे, कड़ी मेहनत करो और बेहतर बनते रहो। आपको अपने जीवन में होता है, आप या से ज़्यादा अमीर बन रहे हैं या फिर ज़्यादा गरीब बन रहे हैं। हमारा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। अगर आप अपने फुर्सत के समय में इसका उपयोग
पढ़े और अमीर बनने से नहीं कर रहे हैं तो दूसरी दिशा में पढ़ रहे हैं। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री लेस्टर सी थ्यूरो ने इसे इस तरह कहा है, प्रतिस्पर्धा संसार की दो संभावनाएं होती हैं, आप हार सकते हैं या यदि आप जीतना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। मैं उन सभी अमेरिकियों को बदलने की चुनौती देता हूं जो पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने का विकल्प नहीं चुनते हैं। इस देश के किसी नागरिक को हराने की जरूरत नहीं है, हम सभी जीत सकते हैं, लेकिन यदि लोग अमीर बनने से हमारा सचमुच गंभीर और अपने फुर्सत के समय की आदतों को बदलना होगा। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ लोगों को अपने टीवी उठाकर घर से बाहर फेंकने देना चाहिए, बस इससे ज़्यादा न चलाएं और न ही समय पर पढ़ें। जैसे मेरा मित्र गैरी ब्लेयर कहते हैं कि हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। अमीर अपने फुर्सत के समय में जो भी महत्वपूर्ण बनाते हैं वे पढ़ते हैं। इस मामले में आपकी स्थिति कैसी है? यह अध्याय और मेरी ऑडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।